हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग, सुस्वागतम, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं, डीप एनालिसिस करने वाले हैं यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का। रिसेंटली आपका यूपीएससी मेंस का पेपर हुआ, तो मैथ्स ऑप्शनल का जो पेपर रहा उसमें पेपर 1 आपका कैसा रहा, पेपर 2 आपका कैसा रहा, सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करेंगे, डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे, और 2025 के लिए जो भी लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर 2025 के बाद 2026 के लिए जो भी लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मेरी क्या सलाह है। तो कुल मिला के एक छोटा सा वीडियो है ये, और डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी की एनालिसिस करने में आपकी काफी मदद करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं पेपर 1 से, सेक्शन ए से। बात करेंगे सबसे पहले किसकी? सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा की। लीनियर अलजेब्रा की अगर बात करें दोस्तों, तो लीनियर अलजेब्रा से 10 10 15 15 20 टोटल 70 नंबर का वेटेज यहां से आपका रहा 70 मार्क्स का। अब यहां से देखो आपका क्या क्या पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया। तो एक तो दोस्तों आपका बेसिस एंड डायमेंशन से क्वेश्चन देखने को मिला, जो कि हर बार देखने को मिलता है एज ऑलवेज। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन देखने को मिला। हाँ, ये बात अलग है कि आपको मैट्रिक्स जो है वो सॉल्व करना था विद द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके अलावा दोस्तों आपको आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर पे क्वेश्चन देखने को मिला, जो कि हमेशा कहा जाता है कि ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बेसिकली होता क्या है, लीनियर अलजेब्रा अगर आप मुझसे पढ़ते हो या फिर अगर आपने कभी किसी और टीचर्स की वीडियो देखी हो, तो आपने देखा होगा हमेशा एक बात कही जाती है कि लीनियर अलजेब्रा में जो वेक्टर स्पेस वाला पार्ट होता है ये ज्यादा पूछा जाता है, और मैट्रिसेस वाला जो आपका पार्ट होता है ये आपका कम पूछा जाता है। लेकिन इस बार आप देखो, इस बार आपका थोड़ा सा मामला जो है वो उल्टा रहा। वेक्टर स्पेस वाला क्वेश्चन अच्छा खासा आपका नहीं आया, आपको मैट्रिसेस वाला पार्ट भी यहां पे देखने को मिला। तो कुल मिला के दोनों को मिक्स करके एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया। ओवरऑल की अगर हम बात करें तो बेसिस एंड डायमेंशन से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने बेसिक्स को अच्छे से पढ़ रखा है, तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन था। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके जो आपको मैट्रिक्स सॉल्व करनी थी ये भी आपकी इजी थी, और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का जो क्वेश्चन था ये भी आपका इजी था। और ओवरऑल दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये आपका इजी कैटेगरी में जाएगा। इजी कैटेगरी का मतलब क्या है? इजी कैटेगरी का मतलब है कि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे? हम इसको कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो यूपीएससी के पेपर हो चुके हैं उनसे। तो जो जैसा हमेशा देखने को मिलता था वैसा ही रहा, कुछ खास यहाँ पे बदलाव देखने को नहीं मिले, और बढ़िया सेक्शन रहा। लीनियर अलजेब्रा से आपका जो भी क्वेश्चन पूछा गया डुएबल था, करने वाला था, प्रॉब्लमैटिक नहीं था, डिफिकल्टी लेवल कोई बहुत ज्यादा नहीं था, आराम से डुएबल क्वेश्चन यहां से पूछे गए। अगली बात करेंगे दोस्तों कैलकुलस की। तो कैलकुलस से दोस्तों 70 मार्क्स का आपका ये वेटेज रहा। 10 10 15 20 और 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे गए। लिमिट कॉन्टिन्यूटी हमेशा से पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया, इजी क्वेश्चन यहां से आया था। जैकोबियन से क्वेश्चन पूछा ही जाना है, जैकोबियन से भी क्वेश्चन पूछा गया। मीन वैल्यू थ्योरम से निहायत आसान क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाया था। मतलब आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो आप कहोगे सर मीन वैल्यू थ्योरम से इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। मैक्सिमा मिनिमा एज ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते थे उन टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे गए। मैक्सिमा मिनिमा से देखो दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको वो वर्ड प्रॉब्लम देता है एग्जामिनर, या तो वर्ड प्रॉब्लम देता है, या फिर वो क्या करेगा, वो आपको डायरेक्ट क्या करेगा, न्यूमेरिकल दे देगा। तो आपका जो क्वेश्चन बना मैक्सिमम मिनिमम का कैलकुलस से, वो भी आपका दोस्तों इजी रहा, इसको आप हार्ड नहीं कह सकते। जैकोबियन भी इजी रहा, ये भी आपका इजी रहा। डबल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हो। अब इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन से एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछा है वो दोस्तों पोलर फॉर्म का पूछ लिया है, और नॉर्मली पोलर फॉर्म में लोगों की हवा थोड़ी सी टाइट हो जाती है, क्योंकि कार्टेशियन तो सब जम के करते हैं, पोलर फॉर्म पे ज्यादा वर्क नहीं करते। लेकिन अगर आपने पोलर फॉर्म को पढ़ रखा है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, नॉलेज आपके पास है, तो डुएबल था, आराम से आप इसको करके आ सकते थे। तो ओवरऑल अगर हम कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस को भी दोस्तों इजी कैटेगरी में रखा जाएगा। कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, कोई चेंजेस देखने को यहां पे नहीं मिला। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, आगे चलेंगे। आगे दोस्तों बात करेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री की। एनालिटिकल ज्योमेट्री को अगर आप देखो तो यहां पे वेटेज कितना रहा, ठीक ठाक वेटेज रहा 60 मार्क्स का। 10 20 15 15 मार्क्स की टोटल आपकी 4 प्रॉब्लम यहां से देखने को मिली।
अब दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो यहां से आपको सिलेंडर पे क्वेश्चन देखने को मिला। आपको भी पता है केवल आपको मेन काम किस पे करना है, फार्मूला पे करना है। फार्मूला अगर पता है तो सारा का सारा काम आपका डन हो जाएगा। लाइन प्लेन से तो निहायत आसान क्वेश्चन देखने को मिला। डायरेक्टली आपको इक्वेशन गिवन था, डायरेक्टली फंक्शन गिवन था, बिल्कुल सिंपल साधारण सा क्वेश्चन उसने यहां से बनाया था। उसके बाद दोस्तों कौन से और स्फीयर से क्वेश्चन देखने को मिला। मजे वाली बात पता क्या है, मजे वाली बात यह है कि जब एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है तो ये कहा जाता है, दो टॉपिक ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पहला एक तो आपका कोनिक्वाइड, और दूसरा जो है दोस्तों, मतलब कोनिक्वाइड का आलम ये है कि यहाँ पे सब कहते हैं कि भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा ही। बट दोस्तों यहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा, क्वेश्चन ही नहीं पूछा। इसके अलावा जनरेटिंग लाइन से आपका क्वेश्चन बनता है, वहां से भी क्वेश्चन नहीं आया। इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, वहां से भी क्वेश्चन नहीं आया। तो यहां से कोई क्वेश्चन देखने को मिला ही नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन देखने को मिले ओवरऑल इनकी कैटेगरी अगर हम बात करें तो इजी रहे, सारे के सारे डुएबल थे दोस्तों। मेन आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना था। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो पूरी की पूरी एनालिटिकल ज्योमेट्री से जो भी क्वेश्चन आपके देखने को मिले वह सारे के सारे डुएबल थे, किए जा सकते थे। अगली बात करेंगे दोस्तों ओडीई की। ओडीई में दोस्तों इस बार चीजें जो है वो थोड़ा सा चेंज थी। अच्छा खासा वेटेज था, 70 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज था। 10 10 20 15 15 करके अलग अलग क्वेश्चन आपको गिवन थे। आंखों कुंडल से क्वेश्चन आया, हमने कहा चलो जी ठीक है, करने वाला है। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने लाप्लास का एक क्वेश्चन पूछा, लेकिन इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा, और ये आपके कहीं भी सिलेबस में है ही नहीं। आप पूरा सिलेबस पढ़ोगे, सिलेबस में कहीं इंटीग्रल इक्वेशन है ही नहीं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा विद द हेल्प ऑफ लाप्लास थ्योरम, जो कि दोस्तों आप कह सकते हो कि इसको मैक्सिमम बच्चे मेरे हिसाब से छोड़ के आए होंगे। ये आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन एक तो ये पूछा गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन एक तो ये पूछा गया। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आता था हमेशा, इस बार भी आया। सेकंड ऑर्डर आपको ओडीई हमेशा आता था, इस बार भी आया। एक दोस्तों आपको थ्योरम देखने को मिली, और थ्योरम दोस्तों जो आपको देखने को मिली ये भी आपकी पूरी तरीके से आउट ऑफ सिलेबस थी। ये भी आपकी पूरी तरीके से आउट ऑफ सिलेबस थी, क्योंकि लाप्लास ओडीई तो ठीक है, ये तो हमारा पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी बार ओडीई में दो चेंजेस देखने को मिले। एक तो ओडीई में जनरली थ्योरम नहीं पूछी जाती थी, बट इन्होंने इस बार क्या किया है, थ्योरम पूछा है। तो एक तो चेंजेस ये है कि एग्जामिनर जो है अब क्या कर रहा है, थ्योरम पूछ रहा है। थ्योरम के साथ साथ दूसरा पार्ट जो है वो आपका इंटीग्रल वाला है। इंटीग्रल इक्वेशन से इस बार क्वेश्चन देखने को मिला है, अब एक बार मिल गया है तो इसका मतलब आगे भी देखने को मिल सकता है। तो हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन पे भी काम करेंगे, खासकर जो लोग 2025 के लिए या 2026 के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। तो ये दो क्वेश्चन दोस्तों जो थे, ये दो क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट थे, मैक्सिमम बच्चे इनको छोड़ के आए होंगे। बाकी ये पार्ट आपका ठीक रहा, डुएबल क्वेश्चन रहे। ओडीई की ओवरऑल कैटेगरी की अगर बात करोगे तो इसको आप इजी टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखोगे। यहाँ पे आपको इजी चीजें भी देखने को मिली और साथ ही साथ डिफिकल्ट चीजें भी देखने को मिली हैं। थ्योरम नहीं पूछी जाती थी जनरली, बट इस बार एग्जामिनर ने थ्योरम पूछ लिया। आगे चलेंगे, वेक्टर की बात करेंगे। तो वेक्टर का वेटेज दोस्तों ठीक ठाक रहा, 55 मार्क्स का, 15 20 10 10। स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट से क्वेश्चन आया था, डुएबल था। कर्वेचर एंड टॉरिजन से दोस्तों क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से मैक्सिमम एस्पिरेंट जो है वो छोड़ के आए होंगे। ये क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है वो आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, और मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चे इसको भी छोड़ के आए होंगे। ये भी आप एक तरीके से कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। स्टोक्स थ्योरम हमेशा से आती थी, इंपॉर्टेंट हमेशा से थी, इस बार भी पूछी गई। और डाइवर्जेंस थ्योरम जैसे हमेशा से कहा जाता है कि इंपॉर्टेंट है, इस बार भी ये पूछी गई। तो कुल मिला के अगर हम वेक्टर की कैटेगरी की बात करें तो वेक्टर जो है वो आपका इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रहा। बहुत ज्यादा इसको डिफिकल्ट नहीं कह सकते, क्योंकि 3 क्वेश्चन आराम से करने वाले थे। बिल्कुल अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से आप इसको क्या करोगे, आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट की बात करेंगे। अगली बात दोस्तों करेंगे किसकी, अगली बात करेंगे स्टैटिक्स और डायनेमिक्स की। भाई साहब इसने तो एकदम गदर मचा दी। अच्छा खासा वेटेज रहा, पहले तो 75 मार्क्स का, 20 15 15 15 10 वेटेज के साथ साथ। अब मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम कहां हुई। एक तो इन्होंने स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर क्वेश्चन पूछ लिया, इजी था, करने वाला था और सबने किया था, इजी था, डुएबल था। वर्चुअल वर्क पे इन्होंने क्वेश्चन बनाया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट था,
थोड़ा सा मॉडरेट था ये क्वेश्चन, इसको निहायत आसान आप नहीं कह सकते। सिंपल हार्मोनिक मोशन से इन्होंने क्वेश्चन पूछा और इन्होंने इसके अंदर एक इक्वेशन भी दे दी जिस इक्वेशन को प्रूव करना था। ये क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट था, ये क्वेश्चन जो है वो आपका डिफिकल्ट की कैटेगरी में था। और वर्टिकल सर्कल हमेशा आता है, इस बार भी आया, ये आपका इजी की कैटेगरी में था। और अगर हम बात करें सेंट्रल ऑर्बिट की, तो यहां से भी दोस्तों इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने डिफिकल्ट क्वेश्चन ही पूछ रखा है। इस क्वेश्चन को भी आप डिफिकल्ट की कैटेगरी में डालोगे। तो अगर हम स्टैटिक्स और डायनेमिक्स की बात करें तो ये ओवरऑल आपका इजी टू डिफिकल्ट तक का सफर तय करता हुआ नजर आया। ये तो बात थी दोस्तों हमारे किस पेपर की, ये बात थी हमारी पेपर 1 की। तो पेपर 1 की अगर मैं ओवरऑल कैटेगरी बनाऊं ना दोस्तों, तो जनरली क्या होता था, हर बार पेपर 1 में जो आपका सेक्शन ए है वो टफ आता था और सेक्शन बी जो है वो आपका थोड़ा सा इजी आता था। इस बार पहले तो मामला उल्टा हुआ, सेक्शन ए दोस्तों इस बार आपका इजी देखने को मिला, सेक्शन बी जो है ये आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने को मिला। अगर मैं चेंजेस की बात करूं कि इस बार के पेपर में और प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते थे उसमें क्या चेंजेस है, तो चेंजेस केवल इतना है दोस्तों, 90% चीजें तो आपकी सेम एज जैसे पहले चलती थी वैसी ही रही। एक तो थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिला स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में, साथ ही साथ थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिला वेक्टर एनालिसिस में, डिफरेंशियल ज्योमेट्री से क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाया। ओडी में अच्छा खासा चेंजेस देखने को मिला, यहाँ पे आपको एक ये नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई है क्योंकि अब पहली बार इन्होंने पूछ लिया है, तो इसका मतलब है कि आगे भी पूछेंगे। और एक तो दोस्तों आपका ओडी में ये चेंजेस देखने को मिला, दूसरा ओडी पे एग्जामिनर ना पिछले 1-2 सालों से थ्योरम पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा थ्योरम्स पे काम करना है। अब हमें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उनको भी साथ लेके चलना है। हर बार क्या होता था दोस्तों, हर बार लीनियर अलजेब्रा से एग्जामिनर थ्योरम पूछता था, बट इस बार की अगर बात करें तो इस बार थ्योरम एक भी नहीं है। अब अगर थ्योरम एक भी नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम थ्योरम पढ़ना ही बंद कर देंगे। इस बार नहीं पूछा गया, क्या पता भाई साहब अगली बार उठा के पूछ ले, तो हमें थ्योरम को पढ़ना नहीं बंद करता है, लेकिन हम जितनी ज्यादा थ्योरम करते थे अब उतनी थ्योरम नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि लगातार थ्योरम्स जो है वो लीनियर अलजेब्रा में कम होती चली जा रही है। तो थ्योरम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है केवल हम वही कवर करेंगे, बाकी जो थ्योरम है वो हम यहां पे नहीं करने वाले। तो ये आपके पूरा पेपर 1 का वेटेज था। 70 मार्क्स का आपका लीनियर अलजेब्रा, 70 मार्क्स का आपका कैलकुलस, 60 मार्क्स का आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसके बाद 70 मार्क्स का ओडीई, और वेक्टर की बात करेंगे 55 का, स्टैटिक्स डायनेमिक्स की बात करेंगे 75 का। और दोस्तों ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ये कहा जाए कि यहां पे अच्छा खासा कितना स्कोर किया जा सकता है, तो 250 में 150 प्लस बहुत इजीली स्कोर किया जा सकता था। 150 प्लस तो कहीं नहीं गए, 150 प्लस बहुत इजीली स्कोर किया जा सकता था, क्योंकि जो डिफिकल्ट चीजें थी छोड़ देना है ना भाई, सब थोड़ी ना करना है, हाँ बैठ के सब तो करना नहीं है। तो जो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली चीजें थी, जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग चीजें थी, वो आपकी मिस कर देनी थी। बाकी पेपर की अगर ओवरऑल की हम बात करेंगे तो ओवरऑल पेपर जो है वो दोस्तों आपका डुएबल था, करने वाला था, और करने वाले एस्पिरेंट जो करके आए हैं। तो जैसे आप बेसिक्स पे अभी तक काम कर रहे हो, सेम एज वैसे ही आपको बेसिक्स पे काम करते रहना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आराम से जैसे पढ़ाई कर रहे हो वैसे पढ़ाई आपको करती रहनी है। जो हल्का फुल्का चेंजेस है उस चेंजेस की आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो चेंजेस आपकी जो भी फैकल्टी है उसके साथ मिलकर आपको क्या करने हैं, डिस्कस कर लेने हैं, कवर कर लेने हैं। तो ये तो था पेपर 1। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर 2 की। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में दोस्तों आपको सबसे पहले रियल एनालिसिस की बात करेंगे। रियल एनालिसिस में दोस्तों वेटेज की बात करेंगे, 60 मार्क्स का था, 10, 15, 20, 15। मैक्सिमम होता क्या है रियल एनालिसिस में, हर बार ऐसा होता था कि एक क्वेश्चन आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम पर देखने को मिलता था। मैक्सिमम मिनिमा का एक क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता था, बट इस बार कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, मतलब मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन ही नहीं आया। तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो फिर एग्जामिनर ने पूछा क्या, कहां से क्वेश्चन डाले। क्वेश्चन डाला दोस्तों रीमन कॉन्सेप्ट, आसान था, इजी था, करने वाला था, डुएबल था। इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन बनाया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से, ये भी आपको डुएबल था, करने वाला क्वेश्चन था। कॉचीज कन्वर्जेंस हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, इस बार भी पूछा गया, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल से क्वेश्चन पूछा गया जो कि आपका डुएबल था, ये भी आपका करने वाला था। इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बात करें अगले सेक्शन की, तो अगला सेक्शन जो है वो हमारा है
मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा टोटल वेटेज की बात करेंगे 40 मार्क्स, ज्यादा यहां पे वेटेज आपको देखने को नहीं मिला, 40 मार्क्स का वेटेज आपको यहां पे देखने को मिला। दो क्वेश्चन यहां से पूछे गए, मतलब दो टाइप के, एक तो आपका ग्रुप और सब ग्रुप से क्वेश्चन आया, और दूसरा क्वेश्चन जो आपका बना वो आपका रिंग और आइडल से बना। तो जो रिंग और आइडल से क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिला, ये भी आपका इजी था, डुएबल था, और ग्रुप और सब ग्रुप से जो क्वेश्चन आया वो भी आपका इजी था। कुल मिला के इसको भी आप इजी की कैटेगरी में ही डालोगे, इसको आप डिफिकल्ट की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। रियल की बात करेंगे, ये भी आप इजी कैटेगरी में ही डालोगे, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं पूछा था एग्जामिनर ने जो चैलेंजिंग हो, जो आप ना कर सकते हो। सारी चीजें यहां पे डुएबल थी, सारी चीजें, वो चाहे रीमन कॉन्सेप्ट हो, वो चाहे आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो, वो चाहे कॉचीज कन्वर्जेंट हो, वो फिर आपका चाहे इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो, डुएबल चीजें थी। मॉडर्न अलजेब्रा वेटेज तो बहुत ज्यादा नहीं था, 40 मार्क्स का था, लेकिन जो भी क्वेश्चन यहां से पूछे गए ये भी दोस्तों आपके क्या थे, डुएबल थे, इतना ज्यादा डिफिकल्टीज आपको यहां पे फेस नहीं करनी पड़ी, करने वाले क्वेश्चन थे। आगे चलेंगे दोस्तों, अगली बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के। लीनियर प्रोग्रामिंग हमेशा से कहा जाता है टू फेज मेथड आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्वेश्चन देखने को मिला। डुअलिटी इंपॉर्टेंट है, हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, पूछा जाता रहा है, पूछा गया इस बार भी, और असाइनमेंट की अलग अलग प्रॉब्लम जो है वो एग्जामिनर ने बनाई। वेटेज आपका 50 मार्क्स का रहा, 10 20 20 करके, और इसको भी ओवरऑल आप इजी कैटेगरी में ही डालोगे, इसको आप मॉडरेट की कैटेगरी में नहीं डालोगे। देन अगली बात अगर करेंगे दोस्तों कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से टोटल वेटेज आपका 55 मार्क्स का रहा, 10 10 20 और 15। अब दोस्तों यहां से जो क्वेश्चन बना, पहला क्वेश्चन बना आपका एनालिटिकल फंक्शन पे, डुएबल था, इजी क्वेश्चन था, करने वाला था। कॉचीज रीमन इक्वेशन से क्वेश्चन आया, ये भी आपको डुएबल था, करने वाला था। इसके बाद टेलर सीरीज, यार बच्चा बच्चा पढ़ के जाता है, इसको हमेशा से कहा जाता है कि भैया अगर कॉम्प्लेक्स पढ़ के जा रहे हो तो इंपॉर्टेंट है, टेलर सीरीज तो करना ही करना है। और इसके अलावा पोल एंड रेजिड्यू से क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपका ओवरऑल इजी कैटेगरी में था। तो यहां तक पेपर सेकंड में अभी तक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, ना ही कोई भी ऐसा चैलेंजिंग कह सकते हो क्वेश्चन देखने को मिला जो ये लगाओ कि नई चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं। एज ऑलवेज जैसा यूपीएससी का पैटर्न पहले चलता था वैसा ही अभी भी ये चलता रहा। आगे चलेंगे दोस्तों, पीडी की बात करेंगे, तो पीडी का वेटेज था टोटल 60 मार्क्स का, 10 20 15 और 15। बेसिक इक्वेशन से क्वेश्चन देखने को मिला, लाप्लास इक्वेशन से देखने को मिला जो कि इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल सरफेस से क्वेश्चन देखने को मिला, ये भी आपका डुएबल था, और नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन देखने को मिला। और इसके अलावा आप अगर इस कैटेगरी की बात करोगे तो इसको भी ओवरऑल इजी की कैटेगरी में ही रखा जाएगा, इसको आप डिफिकल्ट लेवल पे नहीं जा सकते लेकर कि नहीं यार बड़ा डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा डुएबल नहीं था, करने वाला नहीं था, आराम से करने वाला था। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, न्यूमेरिकल और कंप्यूटर की बात करेंगे, वेटेज आपका ठीक ठाक था, 55 मार्क्स का था, 10 15 15 15। देखो आपकी बार इरस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, सिंपल सा नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन बना दिया, लॉजिक गेट पे क्वेश्चन बना दिया, इसके अलावा इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन बना दिया, वही आपका फ्लो चार्ट, वही आपका एल्गोरिदम, सारी की सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही थी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा टफ था। और न्यूटन फार्मूला, तो ये भी आपका जो सेक्शन था इसको इजी रखोगे। इजी बोलने का मतलब ये है कि सारी चीजें पढ़ी हुई आई थी, इजी बोलने का मतलब ये नहीं कि नहीं हलवा था, हलवा का मतलब, इजी कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें जो है वो हमारी पढ़ी हुई आई थी, सारी चीजें हमारी डुएबल थी, आराम से करने वाली थी, और बेहतरीन तरीके से आप इन सारी चीजों को करके जा सकते थे। इजी का मतलब ये है, इजी का मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि नहीं बिल्कुल एकदम हलवा था और बनाया और खा लिया, तो बनाया और खा लिया तब आसान होगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब आपको चीजें जो है सही तरीके से पता होंगी। आगे मूव करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट तो फ्लड एंड मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक वेटेज था दोस्तों, 75 मार्क्स का, 10 10 15 20 20। सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आया, हमेशा से आता है, इसको हमेशा से कहा जाता है कि भाई साहब इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी पोटेंशियल पढ़ा वाला चीजें हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन नहीं पढ़ के जाता, और सबसे अच्छी चीज है क्वेश्चन आसान बनाया था एग्जामिनर ने, फ्लड मोशन, वर्टिसेस। तो कुल मिला के अगर मैं पेपर सेकंड की बात करूं तो दोस्तों पेपर सेकंड में कोई भी खास चेंजेस देखने को नहीं मिला। पेपर सेकंड एज ऑलवेज जैसा आता था वैसा ही आया। और अगर कोई ये कह रहा हो कि नहीं इस बार जो आपका यूपीएससी मेंस का ऑप्शनल का पेपर है बहुत ज्यादा टफ रहा, डुएबल नहीं रहा, तो ये सारी दोस्तों कहने की बातें हैं,
अगर आपने कॉन्सेप्ट पे काम किया है, अगर आपने सही तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया है, तो यकीन मानिए आप इस पेपर में बेहतर करके आ सकते थे। और अगर आप बेहतर तरीके से चीजें करके आए हैं तो दोस्तों एक बात तो मैं आपको लिखकर दे देता हूं कि आपके 300 प्लस मार्क्स तो कहीं नहीं गए। 300 प्लस मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। बहुत आराम से आप अगर बढ़िया तरीके से आंसर राइटिंग करके आए हो देन डेफिनेटली यहां से बढ़िया तरीके से आप तैयारी मतलब चीजों को आगे लेकर जा सकते हो। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स ऑप्शनल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों फिजिक्स ऑप्शनल, देखो ऑप्शनल के बारे में हमेशा एक बात कही जाती है कि अगर आप ऑप्शनल ले रहे हो तो लो, अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शनल में आप ये भी देख लो कि सोर्सेज आपके पास ठीक ठाक अवेलेबल है कि नहीं। तो फिजिक्स ऑप्शनल से तो बेहतर है, क्योंकि फिजिक्स ऑप्शनल में आप पीडी भी पढ़ लेते हो, ओडी भी पढ़ लेते हो, कई सारी चीजें हैं मैथ्स ऑप्शनल की जो आप वहां पे पढ़ लेते हो। तो यार इससे बेहतर है कि मैथ्स ऑप्शनल ही लो, मैथ्स ऑप्शनल के साथ आगे कंटिन्यू करो। जो भी लोग 2025 और 2026 के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं उनके लिए मेरी बस यही सलाह है कि जैसे आप अपनी तैयारी कर रहे हो अभी आप वैसे ही करते रहो, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। फिर ये तो एग्जाम है, हर बार एग्जाम में थोड़ा बहुत तो चेंजेस करेगा ही, तो इतना भी चेंजेस इस बार देखने को नहीं मिला। थोड़ा बहुत चेंजेस जो देखने को मिला वो हम समय रहते क्या करेंगे, उन चेंजेस पे काम कर लेंगे, उन चीजों को हम कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी 15 अक्टूबर से आने वाले 15 अक्टूबर से 15 अक्टूबर से 2024 से हम मैथ ऑप्शनल का नया बैच लेकर आ रहे हैं। मैथ ऑप्शनल का न्यू बैच जो है वो हम दोस्तों लेकर आ रहे हैं, न्यू बैच लेकर आ रहे हैं। और इस नए वाले बैच में आपको बढ़िया तरीके से सारी चीजें जो है वो करवाई जाएंगी। और ये 2025 के लिए लास्ट बैच होगा, 2025 के लिए ये लास्ट बैच होगा, क्योंकि इसके बाद जो भी बैच आएगा अब वो 2026 के लिए आएगा। तो अगर आप भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स को अपना ऑप्शनल बना रहे हो तो करिए मेरे साथ जम के बेहतर तरीके से तैयारी। और यकीन मानिए कम समय में लिमिटेड चीजें पढ़कर मैं आपको काफी बेहतर बना दूंगा। क्योंकि हमें वो वाली पढ़ाई नहीं करनी कि बटोर के सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, सारी की सारी किताबें चाटे जा रहे हैं। किताबें आपको नहीं पढ़ना, किताबें वगैरह आप मेरे लिए छोड़ दीजिए। आपको केवल जितना मैं काम करा रहा हूं उतनी चीजों पर काम करना है। और यकीन मानिए लिमिटेड चीजें पर करना ज्यादा बेहतर तरीके से तैयारी की जा सकती है। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में इंफॉर्मेशन हो जाएगी ओवरलोड और आप कहीं ना कहीं जो है एक कंफ्यूजन में चले जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे अपने आप को लेके। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने वेटेज की बात की, किस सेक्शन से कहां से क्वेश्चन आया इसकी बात की। अगली जो एनालिसिस है उसमें मैं आपको पेपर दिखाऊंगा और पेपर दिखा के मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है किस हद तक बेहतर था, किस हद तक बेहतर नहीं था। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।